हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 12th क्लास की फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, तो जिसमें हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा। ठीक है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक रहेगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या रहेगा? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसका व्यंजक, इसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट आंतरिक प्रतिरोध से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा हम एक ही वीडियो में आज कवर करेंगे। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? पहले तो बात आ रही है काय की डेफिनेशन की कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जानने से पहले आपको यह पता तो होना चाहिए कि सेल किसे कहते हैं। ठीक है ना, आपको यह पता होना चाहिए कि सेल हम कहते किसे हैं। सेल क्या है? कोई सेल की डेफिनेशन बता सकता है? बताइए, सेल की डेफिनेशन क्या है? हाँ, हाँ, तो तुम सेल की डेफिनेशन बताओ, सेल किसे कहते हैं? अबे हम पढ़ा सुनत नहीं जैसे तुम्हारा बातें करे। अब बताओ सेल की डेफिनेशन, हमें नहीं आता, तुम ही बताओ। बोलो। कक्षा 9 से लेके 11 तक पढ़ रहा हो, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा ना सेल। बोलो जल्दी। क्या बेटा? हाँ, सबने सबने देखी सेल, हमने देखी, आपने देखी, आप डेफिनेशन बताओ सर। हाँ, सेल क्या है? सेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? चेंजेस करती है, परिवर्तित करती है। ठीक है, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करती है? ट्रांसलेट करती है। वही क्या कहलाती है? आपकी सेल कहलाती है। समझ में आ रही ना? सेल क्या है? अब तो बोलो, क्यों? आप बोलो, सेल किसे कहते हैं? बोलो। उनसे क्या रहे, का नाम है? दीपाना। बोलो। हैं? क्या? जल्दी बोलो, मैं आगे बढ़े। अभी हाल बताते जा रहा है ना हम डेफिनेशन, अभी हाल तो बोलिए, अब आप बोलो एक बार। सेल किसे कहते हैं? डेफिनेशन बताओ। नहीं आ रही यार, थोड़ी सी डेफिनेशन है। सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है। क्या कहलाता है? सेल कहलाता है, सेल कहलाती है। ठीक है, सेल बेटा दो प्रकार के होते हैं। सेल के प्रकारों की बात करें तो सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पहला होता है प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल, और दूसरा होता है द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल। दो प्रकार के सेल होते हैं मात्र, एक प्राथमिक सेल होता है, एक क्या होता है? द्वितीयक सेल। देखिए, पहला होता है आपका प्राथमिक सेल, और दूसरा होता है कौन सा? द्वितीयक सेल। प्राथमिक, द्वितीयक सेल। ठीक है, ये दो प्रकार के होते, प्राइमरी सेल और द्वितीयक सेल। अब देखिए, प्राथमिक सेल में कौन कौन आते हैं? प्राथमिक सेल में कौन कौन आते हैं? जैसे शुष्क सेल है, ठीक है ना, शुष्क सेल आएगा, लैक्लांसी सेल आएगा, कौन सा आएगा? लैक्लांसी। चांदनी थी यहाँ पे, हाँ, लैक्लांसी सेल, डेनियल सेल, डेनियल के डेनियल, डेनियल बोलते हैं ना।
सेल। ठीक है ना, ये सारे के सारे सेल काय में आते हैं? प्राथमिक सेल में। प्राथमिक सेल कहते किसे हैं? प्राथमिक सेल क्या है? बोलो। प्राथमिक सेल क्या है? जिसको एक बार खत्म करने के बाद पुनः उपयोग में ना लाया जा सके, जिसको पुनः चार्ज ना कर सकें, वही क्या है? आपके प्राथमिक सेल हैं। जबकि द्वितीयक सेल की बात करें तो द्वितीयक सेल को आप पुनः आवेशित कर सकते हो और पुनः उपयोग में ला सकते हो। समझ में आई? प्राथमिक सेल को आप पुनः उपयोग में नहीं ला सकते हो, लेकिन द्वितीयक सेल को पुनः आप उपयोग में ला सकते हो। जैसे घड़ी में सेल डलते, रेडियो में सेल डलते, ठीक है ना, ये सेल एक बार अगर डिस्चार्ज हो जाए तो फिर से अपन चार्ज नहीं कर सकते, नए खरीदने पड़ते। तो ये कहलाते हैं क्या? प्राथमिक सेल। जबकि द्वितीयक सेल की बात करें तो जैसे मोबाइल की बैटरी है, इन्वर्टर का बैटरा है, हाँ बैटरा, बैटरा बोलते उसे, बड़ी रहती ना वो बैटरी, बैटरा बोलते हैं। हाँ इन्वर्टर, हाँ उनको बैटरा बोलते शायद। ठीक है, तो ये सारी जो बैटरी जो डली रहती है फोन में, मोबाइल में, है ना, इन्वर्टर में, ट्रैक्टर में, तो इनमें ट्रैक्टर की बैटरी चार्ज उतना, हाँ तो सही है, हाँ 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 ठीक है। जैसे आजकल ई रिक्शा आने लगे, उनकी बैटरी, आजकल ये ई स्कूटी आने लगी, उसकी बैटरी है ना, तो इन्हें क्या होता है कि अगर एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो इन्हें पुनः अपन चार्ज करके फिर से उपयोग में ला सकते हैं। तो ऐसे सेल क्या कहलाते हैं? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल में क्या आता है भैया? जैसे द्वितीयक सेल में आता है, आपने देखा होगा सीसा संचायक सेल। क्या आता है? सीसा संचायक सेल। ओके, सीसा संचायक सेल, ये कहलाते हैं आपके कौन से सेल? द्वितीयक। इस प्रकार से हमें यहाँ पढ़ना नहीं है, यहाँ पे सेलों का क्या देना है? परिचय देना है। मात्र सेलों का परिचय हमें थोड़ी बताना था, ठीक है, इसलिए हमने बता दिया आपको, बाकी पढ़ना नहीं है। प्राथमिक सेल की डेफिनेशन और उसके प्रकार, और इसके प्रकार में कौन कौन से सेल आते हैं, तो ये सब चीजें हमें बताने थी, इसलिए मैं बता दिया। ठीक है, इसको आप कक्षा 12th की केमिस्ट्री में पढ़ोगे विस्तार से। केमिस्ट्री में सारे के सारे सेल हैं, ठीक है। हाँ इतना जरूर है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर क्या होता है, तो ये अंतर आपको पढ़ना हो तो ये भी शायद केमिस्ट्री में मिलेगा, और कहीं से और मिले तो और देख लेना, ठीक है। हाँ द्वितीयक सेल आए, सीसा संचायक सेल द्वितीयक सेल है। अब मैं समस्त प्रकार के सेल मेल बैटरी सब आउट है ना। केमिस्ट्री में हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे सब चीजों का, सेलों का पूरा कॉन्सेप्ट एक टॉपिक है, मैं सचित्र वर्णन के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको क्या कर लेना है, ये बस मात्र समझ लेना है, याद रखना है इसको, और प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर जरूर ढूंढ लेना आप, ठीक है, अंतर जरूर ढूंढ लेना। चलो अब आते हैं हम सेलों की आंतरिक प्रतिरोध पे। अच्छा सेल तो आपने देखा होगा ना, कैसा होता है सेल, देखा है किसी ने? कैसा होता? अरे डाउ संरचना कैसी हो, प्लस चार्ज माइनस चार्ज तो ठीक है, गोल तो ये क्या है? ये एक पात्र है, ठीक है, ये क्या है? एक पात्र है। इस पात्र में हम क्या भर रहे हैं? विलयन।
ठीक है, ये बिलियन भरा हुआ है। Zn SO4 का हो सकता है, CuSO4 का हो सकता है, H2SO4 का नहीं, हाँ नहीं, H2 हाउ सही तो है, H2SO4 का भी हो सकता है ना। तो कोई भी बिलियन इसमें हो सकता है। हम नाम नहीं मतलब नाम नहीं पता है कि क्या का बिलियन है, आप कोई भी बिलियन मान लेना, है ना। तो क्या है, ये एक पात्र है, ठीक है, और इस पात्र में क्या भरा हुआ है, बिलियन भरा हुआ है। अब देखिए अब इसमें क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 क्या है, ये 2 आपके इलेक्ट्रोड इसमें डूबे हुए हैं, ठीक है, ये 2 आपके इलेक्ट्रोड इसमें डूबे हुए हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको किसी परिपथ में जोड़ रहे हैं। इसको कहाँ जोड़ रहे हैं, किसी परिपथ में जोड़ रहे हैं हम। ठीक है, ओके, ये है आपका सेल। समझ में आई कि नहीं, ये क्या है, आपका सेल है। ये पात्र को, इस पात्र में ये बिलियन बिलियन भरा हुआ है। इस बिलियन में जो 2 इलेक्ट्रॉन डूबे हैं, ठीक है ना, और इनको क्या किया हमने, किसी विद्युत परिपथ से जोड़ दिया। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, अंदर वाला स्मॉल r। ये सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, कैपिटल E है। अब सुनिए परिभाषा के, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते किसे हैं, ठीक है। देखो, जब हम सेल में धारा प्रवाहित करते हैं, किसमें, सेल में, जब हम सेल में धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्ट भरा होता है, विद्युत अपघट्ट माने जो इसके अंदर विलयन भरा होता है ना, उसी को बोलते हैं। तो जब हम सेल में धारा प्रवाहित करते, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके अंदर भरा विद्युत अपघट्ट धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब अब जो आपको पता है कि प्रतिरोध कहलाता क्या है, जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, लेकिन यहाँ पे सेल से संबंधित है। यहाँ पे हम धारा काय में प्रवाहित कर रहे हैं, सेल में कर रहे हैं। तो सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्ट भरा हुआ है, ये विलयन विद्युत धारा के मार्ग में जो क्या डालेगा, रुकावट डालेगा। क्या डालेगा, रुकावट डालेगा। उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध। समझ में आ गई क्या नहीं। इसे हम क्या करते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। कैसे दर्शाते, स्मॉल r से। इसका मात्रक ओम होता है। मात्रक क्या होता है इसका, ओम, ठीक है, किस पर, किसका है? हाँ, तो अब बात आपके समझ में आ गई कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं बेटा, जब वो सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है ना, तो उसके अंदर उपस्थित जो विद्युत अपघट्ट होता है, वो विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब जरा हम देखेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। फिर इसके बाद फिर देखेंगे हम इसका टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक की। पहले यही देख लें, विद्युत वाहक बल देखें। पहले क्या है उसमें,
प्रभावित करने वाले कारक है कि पहले वो है? हाँ, तो कारक देख लो पहले, ठीक है, कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, कौन कौन से कारक इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना क्या है, सेल के सेल के आंतरिक को प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, चलिए इसमें हम पहला देखते हैं। पहला क्या है कि सांद्रता, ठीक है, विद्युत अपघट्य, हिंदी लिखना नहीं आती हमें, की सांद्रता, ठीक है। पहला होता बेटा विद्युत अपघट्य की सांद्रता। अब विद्युत अपघट्य की सांद्रता का मतलब होता है एक प्रकार से विद्युत अपघट्य की मात्रा ही होती है, ठीक है। विद्युत अपघट्य कहते किसे, जो इसमें विलयन भरा होता है अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो इसमें विद्युत अपघट्य की सांद्रता, सांद्रता का मतलब ये होता है कि विद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी ज्यादा है, ठीक है। सांद्रता मीन्स क्या होती है, मात्रा ही होती है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो आपको ये तो पता है कि विद्युत अपघट्य की जो सांद्रता है अगर वो ज्यादा होगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी कैसा होगा, है ज्यादा नहीं होगा। सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं है, समझती नहीं है किसी भी चीज को। जैसे विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट कौन डाल रहा है, ये विलयन, ये विद्युत अपघट्य डाल रहा है कि नहीं, और तो कोई डालने वाला है नहीं। विद्युत धारा को कौन रोक रहा है, या अपघट्य रोक रहा है। अब अगर ई की मात्रा हम बढ़ा देवें तो धारा के मार्ग में और ज्यादा रुकावट नहीं होने लगे तो और ज्यादा प्रतिरोध नहीं बढ़ जाएगा। फिर तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सबको समझ में आई कि नहीं, याद रहेगा ये पॉइंट कि विद्युत अपघट्य की यदि हम सांद्रता को बढ़ा देंगे, सांद्रता मीन्स होता है विद्युत अपघट्य की मात्रा, विद्युत अपघट्य और जितना ज्यादा बढ़ा देंगे, जितना ज्यादा अधिक कर देंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। क्लियर है। चलिए हम दूसरा नंबर देखते हैं, नंबर 2। दूसरा क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी पर, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। देखिए दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की अगर दूरी बढ़ जाए ना, दोनों इलेक्ट्रॉनों कौन कहलाते हैं, ये वाले है ना, ये दोनों है, ये खम्बा, इन्हीं खम्बों को बोलते हैं। अगर इन दोनों की बीच की दूरी बढ़ जाए ना तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। कैसे, कुछ समझ में आया कैसे है? जैसे आपके पास पात्र इतना सा है ना, अब देखना अगर दोनों अभी जी इतने पास पास में है इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर इतना सा विलयन बना। जब ये इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर हो जाए, इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाए तो पात्र भी का होने लेने या फिर बड़ा लेना पड़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज्यादा रहे तो विलयन उसमें ज्यादा बनेगा कि नहीं, अपघट्य ज्यादा बनेगा कि नहीं, मात्रा बढ़ जाएगी अपघट्य की, क्योंकि खाली जगह हो जाएगी, तुम अपघट्य की मात्रा और बढ़ा सकते, जब जगह ही नहीं तो कहाँ भरोगे, ठीक है ना। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की यदि दूरी बढ़ जाए तो अपघट्य की सांद्रता भी बढ़ जाती है, यानी अपघट्य की क्या मात्रा भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें जगह हो जाएगी, हम और भरेंगे। और जितनी ज्यादा विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। इसलिए हम सीधा कह सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ जाने पर प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है, सबको समझ में आया कि नहीं। भैया क्या करना है कि यदि दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ा दोगे आप तो वहां पर गैप हो जाएगा, जगह हो जाएगी, और जैसी जगह हो जाएगी तो अपघट्य की मात्रा और भर सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं। और अपघट्य की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ा दें उतनी ही ज्यादा क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सीधा कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी अधिक होने पर या बढ़ाने पर, ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है।
चलिए तीसरा नंबर क्या है? बहुत बड़ा है। विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रॉनों के क्षेत्रफल पर के क्षेत्रफल पर। ठीक है। तीसरा है विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रॉनों के क्षेत्रफल पर। अरे यार हम भूल कारक के हिंदी डूबे इलेक्ट्रॉनों पर। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों के जो क्षेत्रफल है, अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ा दें यानी इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे। क्षेत्रफल को बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की मोटाई बढ़ाना। गोल होती है इलेक्ट्रॉन ऐसे बेलनाकार, तो क्षेत्रफल बढ़ाने का मतलब क्या होता है? मोटाई बढ़ाना। अब जब हम इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे यानी इसकी मोटाई कर देंगे तो फिर जगह कम बचेगी, और जगह कम बचेगी तो विलयन कम बनेगा, और जैसे विलयन कम बनेगा तो विद्युत का मान क्या होगा? घटेगा। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि विद्युत अपघट्य में डूबे दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, ठीक है, आंतरिक विद्युत का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ में आई? कहाँ? हाँ, वो दूसरा रीजन है। हाँ, कैसा? कम हो जाए विद्युत घट जाएगा। सीधी बात ये है कि वो दोनों मतलब जो ऊपर की दो पढ़ाए हमने वे होते हैं अनुक्रमानुपाती, और जो लास्ट के दो पढ़ाएंगे वो होते हैं व्युत्क्रमानुपाती। कैसे भी याद रख लो। अब जैसे आप इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल बढ़ा दोगे, अगर क्षेत्रफल बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉनों का तो क्या होगा? मतलब उसकी क्षेत्रफल बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? मोटाई बढ़ गई। हम तुम्हें सिंपल भाषा में बता रहे हैं। और मोटाई बढ़ गई इसका मतलब क्या हुआ कि जो विलयन के लिए सांद्रता के लिए जो जगह थी वो कम बची, तो विलयन भी कम बचेगा, उसमें अपघट्य क्या बचेगा? कम बचेगा, और कम बचेगा तो फिर विद्युत का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको। अब चलो अब आइए चौथा नंबर का है, हाँ, विद्युत अपघट्य का ताप। विद्युत अपघट्य का ताप। ये देखिए विद्युत अपघट्य का ताप, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी हमने ये पढ़ा है कि ताप बढ़ाने पर विद्युत का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यही पढ़ाना अभी तक। लेकिन आज हम पढ़ेंगे ताप बढ़ाएंगे यदि विद्युत अपघट्य का तो विद्युत का मान क्या होगा? घट जाएगा। आंतरिक विद्युत घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? अब ये सुनो, रीजन इसका ये है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे विलयन की श्यानता कम होगी, होगी क्या नहीं? पतला होता जाएगा विलयन। श्यानता अधिक का मतलब क्या? गाढ़ा। ठीक है। जैसे आप ताप बढ़ाओगे श्यानता कम होगी, विलयन पतला होगा, और विलयन पतला होगा, ठीक है, जो विलयन पतला होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उस विलयन में वो क्या करेंगे? फुर्ती में गति करेंगे, जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, उनमें टक्कर भी होगी धनायनों से जल्दी, तो श्रांति काल का मान भी क्या होगा? कम होगा। श्रांति काल का मान कम होगा कि नहीं? कम का हो? कम ही तो हुई है। हाँ, नहीं, गलत जा रहा है। वो अलग है, जी अलग है। अरे वो ऊपर जीरो में पहुंच रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट अलग है, ये अलग है। अरे यहाँ वो हम ऊ वाले में पहुंच गए ना, ये अलग है। इसमें देखो, इसमें क्या है कि विद्युत अपन टेम्परेचर देंगे जैसे ही, तो विद्युत अपघट्य की जो सांद्रता है ना, वो श्यानता है ना, वो श्यानता क्या हो जाएगी? घट जाएगी।
ठीक है, घट जाएगी। अब श्यान घट कहाँ जाएगी, बढ़ जाएगी, श्यानता बढ़ जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, विलयन ज्यादा पतला हो जाएगा। और जैसे विलयन पतला होगा तो फिर आंतरिक पेटियोट का मान क्या हो जाएगा, हाउ सो कम हो जाएगी श्यानता, कम हो जाए, हाँ कम हो जाए। बोलने में कंफ्यूज हो जाता ना एक तो, हाँ बोलने में कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉरी। तो देखिए टेम्परेचर देंगे तो श्यानता का मान घट जाएगा, यानी विलयन कैसा होगा, पतला होगा। और जब विलयन पतला होगा तो फिर काकों में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाए। प्रतिरोध कब होता है, जैसे विद्युत अपघट की है नहीं, जब उसकी श्यानता अधिक हो गए, श्यानता अधिक हो गए विद्युत अपघट की, तब प्रतिरोध बढ़ता है। और श्यानता का घटत जैसी विलयन पतला होता जाएगा उसका प्रतिरोध भी वैसा ही क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, घटता जाएगा। आप उसमें पढ़ लो ना क्या लिखा बुक में, देखो इसके बारे में। हाँ हाँ सही बात है, वही है। ठीक है, आयनों की क्या होगी, गतिशीलता बढ़ जाएगी। श्यानता कम हो जाए तो आयन दफा जल्दी जल्दी गति करने नहीं लगे। और यदि श्यानता अधिक होगी, विलयन गाढ़ा होगा, तो आयन जो है वो धीमे गति कर पाएंगे। ठीक है, तो विद्युत अपघट्ट की श्यानता घट जाएगा, पतला हो जाएगा, तो आयन जो है वो जल्दी जल्दी गति करेंगे, उसकी गति बढ़ जाएगी और जिससे आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, सीधी बात है, आयन की गति बढ़ जाए तो प्रतिरोध तो घट ही जाएगा। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, अब जब आयन के मार्ग में कोई रुकावट ही नहीं डालेगा, आयन जब स्पीड गति से मतलब स्पीड से चलें, ठीक है, तो फिर वही तो फिर प्रतिरोध थोड़ी वहां पर उत्पन्न होगा। ठीक है ना, तो ये हैं आपको, ये हैं आपके आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। बताइए क्या समझ में आया हैं? एक बार फिर से सुन लीजिए, लास्ट बार प्रतिरोध हम फिर समझाया हो। देखो एक बार फिर से सुन लो, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता, बेटा विद्युत अपघट्ट की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा, अधिक होगा। हैं, आप सांद्रता समझ सकते हो, सांद्रता का मतलब होता है उसकी मात्रा से। ठीक है ना, विद्युत अपघट्ट की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रतिरोध भी होगा, आंतरिक प्रतिरोध। चलिए दूसरा होता है अपना दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी। यदि दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी आप बढ़ा दोगे तो उसमें क्या होगी, विद्युत सांद्रता की जो मात्रा है वो भी क्या, वो विद्युत अपघट्ट की जो मात्रा है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और जिससे प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर तीसरा है आपका विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रॉनों के क्षेत्रफल पर। ठीक है, विद्युत अपघट्ट में जो इलेक्ट्रॉन डूबे हैं, ठीक है, अगर यदि आप उनका क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो उनका क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो फिर विद्युत अपघट्ट की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, और वो घट जाएगी तो फिर आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, घट जाएगा। उसमें बोलो हाँ हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। क्या रुका है, हमने आपको जब बताया था ना, जब प्रतिरोध पढ़ रहे थे तब बताया था हमने, क्या चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो उसमें क्या होता है, प्रतिरोध और कुछ पढ़ाए थे हम, तब हमने कहा कि जब आप चालक तार बढ़ाओगे यानी उसका क्षेत्रफल बढ़ाओगे, चालक तार जितना मोटा होगा ज्यादा, उतने ही ज्यादा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। ठीक है, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। इसलिए ज्यादा मोटा तार न रख के धारा प्रवाहित करने के लिए चालक तार थोड़ा पतला रखना चाहिए हिसाब का। ठीक है, जब हमने बताया था ना आपको अनुगमन वेग धारा घनत्व क्या क्या पढ़ा रहे थे हम, संबंध वगैरह, तब बताया था हमने आपको। जैसे चालक तार का आपने क्या कर दिया, मोटा कर दिया, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, अब गति तो करना ही उतना ही। ठीक है ना, और जो गति करेंगे तो वो तार, मतलब जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा बढ़े उतनी ज्यादा वो तार क्या होगा, गर्म होगा, और उतनी ज्यादा का जब तार गलेगा कि नहीं। तो इसलिए हिसाब से तार का क्षेत्रफल भी थोड़ा कम रखना चाहिए, ज्यादा मोटा तार नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इसमें होता है। तो बुक वाले भी सही बोल रहे हैं, बुक में मतलब ये भी रीजन, दोनों रीजन है इसकी, कोई भी रीजन समझ सकते हो जो तुम्हें याद रहे वो समझ सकते हो। अगर इसका तुम क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड में गुजरने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं है?
जैसे इतना सा फार्स है तुम्हारे पास, अब इतने में इतने जने बैठे, कितने 3 2 5 जने बैठे, इसे हम बड़ो फर्श दे रहे हैं, अगर इसको क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो 5 या 10 जने नहीं बैठ जाए। तो वही तो कहानी है इनमें कि जब तुम इसका क्षेत्रफल बढ़ाओगे, जब इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल बढ़ जाए, इसकी मोटाई बढ़ जाए, तो फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ जाएगी। फिर और इलेक्ट्रॉन की जब संख्या बढ़ जाए तो फिर प्रतिरोध काम करेगा, वहां पर प्रतिरोध का मान घट जाएगा। तो आप कैसे समझ लो, जैसे में आपको अच्छा लगे, ये भी सही है वो भी सही है, जौन रीजन से आपको समझ आए उस रीजन से समझ लो। और दूसरा रीजन ये भी है कि आप इसका क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो जगह वो घेरेगा कि नहीं, उसको मोटा कर रहे हो, जगह घेरेगा। तो वो अब चूंकि जो बर्तन है, जो पात्र है सेल का, वो तो फिक्स है, वो तो बढ़ घट रहा नहीं है। अब उसमें तो जितना विलयन बनना ही है। अब अगर तुम पतले से इलेक्ट्रॉन डालोगे उसमें तो विलयन ज्यादा बन जाए, क्योंकि जगह जो है वो ज्यादा रहेगी। अब तुम उसका क्षेत्रफल बढ़ा दोगे, मोटाई बढ़ा दोगे इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, तो उसकी मोटाई बढ़ जाएगी, तो फिर उसमें जगह कम बचेगी पात्र में, तो फिर क्या बचेगा, अपघट्ट भी क्या बनेगा, कम बनेगा। तो जिससे प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, कम होगा। समझ में आई कि नहीं आ रही? तो कैसे भी समझ सकता। चलिए चौथा नंबर क्या है, विद्युत अपघट्ट का ताप। विद्युत अपघट्ट का आप ताप बढ़ाओगे तो आयन जो उसमें घूम रहे वो पहले ताप बढ़ाओगे जब, तो विद्युत अपघट्ट जो है उसकी श्यानता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी गाढ़ापन उसमें कम आएगा कि नहीं। तो उसके अंदर जो आयन गति कर रहे हैं उन्हें गति करने में क्या होगी, सरलता हो जाएगी, यानी वो स्पीड मतलब स्पीड गति से फिर चलेंगे, उनकी गति क्या होगी, बढ़ जाएगी, वो सरलता से गति करने लगेंगे ना फिर तो उनकी गति बढ़ जाएगी, और जब उनकी गति बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वो तो क्या है कि वहां प्रतिरोध बढ़ा और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ा, तो थोड़ा कहीं कहीं पे कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है, उसके लिए सॉरी, कंफ्यूज हो जाते कहीं कहीं। चलिए अब आगे पढ़ें, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखते हैं क्या हम विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कहते किसे हैं, ठीक है, हमने बोला था पूरा कॉन्सेप्ट अपन कवर करेंगे। आप पढ़ेंगे क्या इसमें, विद्युत वाहक बल, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं बीबा बल। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीबा बल ही बोलते हैं शॉर्ट में। ओके, तो देखिए एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जितना हमें कार्य करना पड़ता है उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, एकांक धनावेश कोई क्यू आवेश है, उस क्यू आवेश को आपको इस पूरे विद्युत परिपथ में चलाना है। कैसे चलाना है, पूरे विद्युत परिपथ में चलाना है। तो पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य काय में हो जाएगा, विद्युत वाहक बल में परिवर्तित हो जाएगा। हम आपको एक बात बता रहे हैं, विद्युत वाहक बल और विभवांतर एक ही चीज है, थोड़ा डिफरेंस है, मात्र थोड़ा, चीज वही है, थोड़ा डिफरेंस है, सो थोड़ा नाम भी क्या हो गया, अलग हो गया। इसे हम शॉर्ट में बीबा बल भी कहते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रेषित कहते हैं, यानी कहने का मतलब ई भी लिख सकते हो आप, एप्सिलॉन भी लिख सकते हो, दोनों हैं। किसी किसी बुक में एप्सिलॉन लिखा है, किसी किसी बुक में ई लिखा है। ठीक है, तो जो भी आपको लिख रहा हम बता क्या लिखें, ई लिखें कि एप्सिलॉन लिखें, हैं एप्सिलॉन लिखें सॉरी, देखिए एप्सिलॉन बराबर होता है आपका W अपॉन कितना हो जाएगा, Q। एप्सिलॉन बराबर कितना होगा, W अपॉन Q। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि Q आवेश को ले जाने में, जब तुम Q आवेश को घुमा रहे हैं, पूरे परिपथ में चला रहे हैं, तो कितना कार्य करना पड़ रहा है, W। चूंकि Q आवेश को चलाने में किया गया कार्य कितना है, W। तो जब इसलिए जब एकांक आवेश को चलाओगे, आप किसको चलाओगे, एकांक आवेश को चलाओगे, तो जो QW के बटे में आएगा कि नहीं आएगा, और इसी को क्या कहते हैं हम, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन बराबर कितना आएगा, W अपॉन। इस प्रकार से हम विद्युत वाहक बल की परिभाषा समझ सकते हैं। क्लियर है, ऐसा है विद्युत वाहक बल, समझ में आ जाएगा, परिभाषा याद हो जाएगी। देखिए किसी एकांक धनावेश को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जो सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है, या सेल को जो कार्य करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं हम, उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है कि जब सेल जो है
वो खुले परिपथ में होता है। कैसे में होता है? खुले परिपथ में। खुले परिपथ का मतलब सेल से धारा नहीं ली जाती है, सेल से विद्युत धारा नहीं ली जाती। खुले परिपथ का मतलब ये होता है। तो जब सेल खुले परिपथ में होता है, ठीक है, जब सेल क्या खुले परिपथ में होता है, तब दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच अधिकतम विभवांतर को, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच जो अधिकतम विभवांतर होता है उसी को क्या कहते हैं? हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आई? दूसरी डेफिनेशन आप कीजिए। क्या मतलब? जब सेल खुले परिपथ में होता है, जब सेल से धारा नहीं ली जाती, ठीक है, जब सेल से धारा नहीं ली जाती तो उसके अंदर उपस्थित अधिकतम विभवांतर, उसके इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थित अधिकतर विभवांतर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। जैसे हमें ये बताओ कि सेल का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना, यही काम है सेल का। अब चाहे तुम सेल से धारा लो चाहे नहीं लो, जो उसकी आदत है वो अपनी आदत छोड़ देगा। उसकी आदत का है करंट बनाने की, तो करंट में क्या होता है? विभवांतर होता है, तो उसके दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर तो रहेगा, चाहे आप धारा लो चाहे ना लो, विभवांतर रहेगा। वो कहाँ जाएगा? बोलो। जैसे तुम लोग कोई भी है, जैसे कोई बच्चा है वो होशियार है, होशियार है का नहीं? अब वो ठीक है, तो अब वो किसी को बताए या ना बताए या कोई ज्ञान दे या ना दे, लेकिन उसकी होशियारी तो उसके पास रहेगी कि नहीं? वो तो खत्म नहीं हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि वो किसी को कुछ बताए नहीं, किसी को शेयर नहीं कह दो कि अंदर जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाए, कभी नहीं होती है। समझे? हमें पढ़ाना आता है, हम किसी को पढ़ाए या ना पढ़ाए, लेकिन जो हमें आता हम भूल थोड़ी जाएंगे, हम नहीं भूल सकते कभी नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको जो ध्यान रखना है, तो आपकी इसकी दो डेफिनेशन, और भी डेफिनेशन है क्या? कौन सी बोलो? हाँ वही है, मतलब देखो कि जैसे आप कछु भी कह दो, जैसे हमने बोला कि सेल को जो कार्य करना पड़ता है, जैसे एकांक आवेश है। अब एकांक आवेश को आप पूरे परिपथ में चला रहे हैं, तो काम किसके द्वारा किया जा रहा है? सेल के द्वारा, क्योंकि सेल द्वारा चल रहा है वो, है ना? तो चाहे जा कह दो कि सेल को जो कार्य करना पड़ता है, वो चाहे ये बोल लो कि सेल की जो ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि सेल कार्य करता है तो सेल की ऊर्जा नष्ट होती है, और ऊर्जा नष्ट होती है तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? सेल की ऊर्जा खत्म होगी तो डिस्चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस यही तो है। तो आप ऐसा ही बोल सकते हो कि सेल की जो ऊर्जा खर्च होती है उसी को क्या कहते हैं? हम उसका विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर? अब तो नहीं है कुछ दिक्कत है? ठीक है, अब आ जाओ काय पे? विभवान टर्मिनल वोल्ट का, है ना? टर्मिनल मात्रक विमीय सूत्र। हाँ चलो मात्रक देख लो विद्युत वाहक बल का। विद्युत वाहक बल का मात्रक बेटा वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। क्योंकि सूत्र का है Q बराबर, वो सूत्र क्या है? एप्सिलॉन बराबर W अपॉन Q है। अब W का क्या होता है? जूल बटे, इसका क्या होता है? कूलाम होता है। और जूल प्रति कूलाम को आप क्या बोलते हो? वोल्ट। क्या बोलते हो? वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विमीय सूत्र की बात करें, क्या करें? विमीय सूत्र की। तो विमीय सूत्र के लिए देखो एप्सिलॉन इक्वल W का विमीय सूत्र आपको पता है क्या होता? Ml2T माइनस बटे। अच्छा आवेश Q का क्या होता है? AT होता कि नहीं? एप्सिलॉन इक्वल M तो जो कतो रहेगा, L2 जो कतो रहेगा, ये T ऊपर जाके से T माइनस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, A माइनस 1। क्या दिक्कत है? सब वही है, इसलिए हमने बताया नहीं था, सब वही है पहले जैसा, विभवांतर जैसा। ठीक है, थोड़ी परिभाषा बदल गई। तो अब ये बात समझ में आई सबको? अब आ जाओ काय पे? टर्मिनल वोल्ट का क्या है? बोलो बोलो। टर्मिनल वोल्ट का वही तो, विभवांतर बढ़ता है, एक ही बात है। बोलो। हाँ एक एक करके। बस
यहां से एक अंतर बन रहा। अभी हमने क्या बताया था आपको विद्युत वाहक बल के लिए कि जब सेल खुले परिपथ में होता है यानी उससे धारा नहीं ली जाती है तो उसके दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच अधिकतर विभवांतर को हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। यही बोला ना। यहाँ पे क्या हो रहा कि जब सेल बंद परिपथ में होता है, बंद परिपथ का मतलब जब उससे धारा ली जाती है, जब उससे धारा ली जाती है, तो जब सेल बंद परिपथ में होता है तब क्या होता है? उसके दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो अधिकतर विभवांतर उत्पन्न होता है उसी विभवांतर को क्या बोलते हैं? हम टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। अब बताइए, वो खुले परिपथ में था, ये क्या है? बंद परिपथ। समझ में आई कि नहीं? अब दूसरी डेफिनेशन देखो। हाँ, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि एक आंक को जो आवेश है उसको बाह्य परिपथ में चलाने के लिए, बाह्य परिपथ माने क्या होता है? सेल सहित। बाह्य परिपथ का मतलब क्या होता है? सेल सहित। तो बाह्य परिपथ में चलाने के लिए सेल की जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। ठीक है। वहां केवल काय में चलाने तो सेल को छोड़ के उसमें सेल के अंदर नहीं चलाने थे हमें एकांक धनावेश को, और यहाँ पे सेल सहित पूरे परिपथ में चलाना है, इसीलिए तो बोलते से बंद परिपथ और बाह्य परिपथ। समझ में आ गई क्या नहीं? फिर अगली अब वही बात है कि सेल की ऊर्जा बोल दो चाहे कार्य बोल दो। ठीक है। किसी एकांक धनावेश को अपन को विद्युत बाह्य परिपथ में चलाना है तो सेल को कितना कार्य करना पड़ेगा? वही कार्य क्या कहलाएगा? उसका विभवांतर कहलाएगा। और है बस। तो वही कहने का मतलब हमारा ये है कि कुछ अंतर नहीं है, परिभाषा वही है, दोनों की एक सी है, थोड़ा सा अंतर। वहां पे खुला परिपथ है, यहाँ बंद परिपथ है या बाह्य परिपथ है। समझ में आ रही है नहीं? और इसका मात्रक की बात करें तो वही होता है वोल्ट, तुम जानते ही हो, होता कि नहीं? विमीय सूत्र भी वही होता है, कोई दिक्कत नहीं, सब वही है। बस इतना है कि जैसे मान लो कि टर्मिनल विभवांतर को आपने भी माना, ठीक है, तो किया गया कार्य मान लो डब्ल्यू है या डब्ल्यू डैश कुछ भी मान लो, और बटे क्यू आवेश को ले गए तो ये सूत्र बन गया किसका? टर्मिनल विभवांतर का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब पढ़ेंगे हम क्या? सेल का आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक पढ़ेंगे। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक, लास्ट यही बचा है अब। तो चलिए देखिए कि आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे। अब सुनिएगा, आओ ठीक है। देखो ये है आपका कंप्लीट।
ये चित्र है आंतरिक प्रतिरोध के व्यंजक के लिए। देखो ये चित्र है, ये आपका पूरा परिपथ है, ठीक है। ये क्या है? पूरा परिपथ है। इस परिपथ में जो सेल जुड़ा हुआ है, आपको ध्यान रखना है सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किसी भी परिपथ में सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। काय में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में। ये पॉइंट बिल्कुल नोट कर लेना, याद रख लेना कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है। तो देखो ये आपका सेल है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर, ये सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है, ठीक है, या एप्सिलॉन कर सकते हो। यहाँ पे कैपिटल आर है, इसको बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? बाह्य प्रतिरोध। जिस सेल के अंदर वाला है तो आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ये बाहर वाला है परिपथ में है प्रतिरोध, तो ये क्या हो गया? बाह्य प्रतिरोध हो गया। और ये क्या है? आपकी कुंजी। ये क्या है? आपकी कुंजी। तो इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो हम क्या करेंगे, ये प्रवाहित होने वाली धारा आई है, तो हम इस सेल में मतलब इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही उस धारा का मान निकालेंगे, ठीक है। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई बराबर, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई बराबर क्या होता? कुल विद्युत वाहक बल और बटे क्या होगा? कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। समझा तो सब चुके हम कि कौन सा क्या है इसमें, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले इसमें निकालना है परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा। हमने सब बता दिया क्या क्या है, माना कि सब अपने हिसाब से लिख लेना है ना। एक बार फिर से समझ रहे हैं, अगर नहीं आ रहा हो तो देखिए, ये आपका एक विद्युत परिपथ है, जे इसमें सेल जुड़ा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल ई है, सेल के साथ श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध है जिसको काय से दर्शाया हमने? स्मॉल आर से दर्शाया है। ये परिपथ में बाह्य प्रतिरोध है जो कैपिटल आर है, वो ये कुंजी के जुड़ी हुई है। हाँ हाँ एप्सिलॉन करें, हम बोलेंगे दोनों से दर्शाते हैं जो भी, ठीक है। तो इस प्रकार से बहने वाली धारा क्या है? आई है। अब की बार धारा की दिशा देखो हमने नीचे की है। नीचे क्यों की है? क्योंकि सेल हमारा ऊपर जुड़ा है, यहाँ प्लस यहाँ है, तो यहाँ से धारा निकलेगी तो ऐसी आएगी, फिर ऐसी ऐसी वापस जाएगी। समझ में आई कि नहीं? प्लस उसी साइड है ना, तो वहां से निकलेगी, तो ऐसे नीचे की तरफ आएगी। तो हमने ऐसा बोल, तो इस प्रकार से तो हम क्या करेंगे? परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा की बात करें तो कुल धारा बराबर क्या होता है? तो परिपथ में प्रवाहित होने धारा बराबर होगा कुल विद्युत वाहक बल, कुल विभव बल और बटे क्या होगा? कुल प्रतिरोध। क्लियर है? अब देखिएगा आई इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल सेल का क्या है भैया? एप्सिलॉन। क्या है? कुल विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन हो गया अपॉन कुल प्रतिरोध। प्रतिरोध कितने हैं? दो हैं, एक आंतरिक है और एक कैपिटल है, मतलब बाह्य प्रतिरोध। तो कुल का मतलब होता है दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास? आर और प्लस स्मॉल आर, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इसको दे दो आप समीकरण नंबर कितना? 1। अब ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम का नियम लगा दो। ओम के नियम से हम क्या जानते हैं कि आई बराबर कितना होता है? V अपॉन आर। आई बराबर कितना होता है? V अपॉन आर। इसको समीकरण नंबर कितना दे दो? 2 दे दो। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 की तुलना करो तो पता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? बराबर होगी। तो समीकरण 1 व 2 से तो कितना निकल के आएगा? जी निकल के आएगा आपका एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर बराबर V अपॉन क्या हो जाएगा? कैपिटल आर हो जाएगा। बताइए इतने में कोई किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है ना? हमें निकालना क्या है इसमें? आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? स्मॉल आर का। तो एक काम करो कि पहले तो आर का गुणा कर दो आप ई में, आर का गुणा एप्सिलॉन में करेंगे तो कितना होगा? एप्सिलॉन इंटू आर होगा और बटे जो भी यहाँ पे है ना, इस भी को लाइए आप यहाँ इसके स्थान पे, तो भी हो जाएगा यहाँ बराबर जो आर प्लस आर है इसको ले जाइए ऊपर, तो कितना हो जाएगा? आर प्लस आर। अब बताइए क्या इतनी बात समझ में आई है? हमने क्या किया? गैस का एरर गुणा कर दिया, नीचे वाला खत्म सिस्टम।
इसको उठा के यहाँ लाए, इसको उठा के यहाँ लेगा, खत्म। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्मॉल आर का मान निकालना है ना हमें। सो इसको हम एक काम कर रहे हैं, देखो पहले इसको सीधा लिख दो करके, है ना, या आर प्लस आर बराबर हो जाएगा, जुकाम हो गया हमें तो, आर प्लस आर बराबर कितना बन जाएगा आपका, एप्सिलॉन आर अपॉन कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, अब इस आर को इधर लाओ, तो स्मॉल आर बराबर, तो ये क्या होगा आपका, एप्सिलॉन आर अपॉन बी, और माइनस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। वो आर प्लस का है ना कैपिटल, उस साइड, इस साइड का आएगा माइनस का। अब आपको क्या करना है, आर इक्वल टू, अब देखो यहाँ आर दिख रहा है, यहाँ आर दिख रहा है, तो दोनों में से आर क्या ले लो, कॉमन, है ना। तो जैसे हम आर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे केवल एप्सिलॉन बचेगा, अपॉन क्या बचेगा, भी बचेगा, और माइनस यहाँ क्या बचेगा, 1। तो यही क्या है आपके सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक। ठीक है, यही बेटा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है। बताइए किसी को कोई डाउट है, समझ में आई कि नहीं, कि है कौन डाउट तो बताओ बे, हैं बॉटम इधर ऐसे कछु नहीं ना, इसको हमने जी ऐसा लिखा ना उल्टा, तो इस साइड को हमने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, और फिर क्या किया, जो ये वाला आर है इसका इधर पक्षांतर किया, तो ये माइनस का आ गया। ठीक है, बाकी वहां पे आर बचा तो आर बराबर हो गया। अब यहाँ आर दोनों जगह, तो आर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आर गया तो एप्सिलॉन बचा, यहाँ से आर गया तो 1 बचा, बस आई बात समझ में, ऐसा है। हाँ, तो अब किसी को इसमें कुछ समझना है क्या, नहीं समझना है, तो संबंध देख लो। अब देखो इसमें एक चीज और पूछ सकता है कि विद्युत वाहक बल, विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध बताओ। ठीक है ना, तो संबंध के लिए आप समीकरण 1 से देख लो। पहले क्या करो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या था आपका, आई इक्वल एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर, यही था ना। आप ऐसा ना करो, इसका इधर गुणा कर दो, है ना, क्या कर दो, आई कोष्टक चालू, क्या होगा, आर प्लस आर, और बराबर यहाँ क्या बचेगा, एप्सिलॉन। आई का भीतर गुणा करो, आई का आर में करेंगे तो क्या बनेगा, आई आर प्लस, यहाँ पे क्या होगा, आई आर, और बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो आई आर बराबर समीकरण 2 में कितना है, बोलो, समीकरण 2 में आई आर का मान कितना है, नहीं, आई का मतलब भी अपॉन आर है, तो आर का गुणा कर दो तो भी बराबर क्या बन जाए, आई आर, ओम के नियम से बनता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, भी, और ये क्या बनेगा, प्लस आई आर बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन, सीधा करके लिख दो। ठीक है, यह बनेगा एप्सिलॉन बराबर बी प्लस आई आर, एक तो सब हाँ इतना ही है संबंध। और आप चाहो तो भी को निकाल लो, तो भी का मान निकाल सकते हो। अगर भी का निकालना, एक सूत्र तो आता है कि भी का निकालेंगे तो आई आर इस साइड होगा पक्षांतर, ठीक है ना, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन माइनस आई आर, दोनों में से कोई भी संबंध निकाल सकते हो। यह है आपका विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा और विभवांतर में संबंध। बताइए क्या ये टॉपिक समझ में आया। तो आज का ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये पूरा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेलों का संयोजन, ठीक है ना। सेलों के संयोजन में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ेंगे हम। यदि बेटा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।